हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे सैंपल पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11, फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB as shown for a gas, this work done पूछ रहा है कि साइक्लिक जो प्रोसेस है यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है तो प्रेशर को यदि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करें तो जो मिलता है PV, इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है एनर्जी का या वर्क का। तो वर्क निकालने के लिए हमें सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब एरिया भी तो ही करता है, मल्टीप्लाई करता है वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से। तो ये जो एरिया है इसके अंदर में, ये एरिया इसका जो है सो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन देगा, ये इनक्लोज्ड एरिया। और PV डायग्राम में एक बात ये याद रखनी होगी कि यदि ये क्लॉकवाइज है तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, यदि ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज होने पर हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज होने पर नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है। और वजह ये है कि आप देखिए यहाँ पर यदि क्लॉकवाइज लेते हैं तो ऊपर में प्रेशर ज़्यादा रहता है और वहाँ पर एक्सपेंशन है, मतलब एनर्जी वर्क डन पॉजिटिव है, और नीचे में ये जो है सो नेगेटिव वर्क डन है। जैसे आप मान लीजिए इसको छोड़ के एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई जिग-जैग पाथ का जैसे एग्जांपल है, कुछ इस तरह से सोच लीजिए साइक्लिक है। तो ये प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ से जब इधर जा रहा है तो ये एक्सपेंशन है, तो यहाँ पॉजिटिव वर्क है और ये ज़्यादा है, मोर है कंपेयर टू यहाँ पर। जब यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो ये प्रेशर कम है और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये वर्क डन जो है सो नेगेटिव है और ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो इसलिए ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव आया। कब? जब हम क्लॉकवाइज चले। तो वही एंटी क्लॉकवाइज चलते ऐसे, तो यहाँ पर जो है सो प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है ज़्यादा, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर जो है सो ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी। तो इस केस में ये नेगेटिव आ जाएगा। सो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर नेगेटिव आता है। तो ये बात यहाँ याद रखनी होगी। तो इसको हम बहुत इजीली जस्ट इसके एरिया से हम निकाल सकते हैं कि ये वर्क डन कितना हुआ। और ये एरिया, ये तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है CAB, और हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। और ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ टाइम्स हाइट, ये हाइट है AB, टाइम्स बेस, ये जो कि है CA। हाफ AB कितना है? AB यहाँ से देख लीजिए, 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया तो हो गया 5, 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया। और CA ये जो है सो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये भी 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स 5/2, 10 जूल। ये हो गया आपका आंसर 10 जूल, ऑप्शन नंबर 2। आप चाहते तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। आप इसमें क्या करते दूसरे तरीके में? आप वर्क डन निकालते तीनों ही प्रोसेस में। ये साइक्लिक प्रोसेस जाना है तो C to A, A to B, B to C, C to A, A to B, B to C, ये साइक्लिक प्रोसेस है। CAB में जाना है, ये तीनों में वर्क डन कितना होगा? AB में कितना वर्क डन होगा? इसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन 0 है। AB में वर्क डन 0 है। CA में प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है ऑल द टाइम, तो ये इसका वर्क डन कितना होगा? प्रेशर टाइम चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर 6 है और वॉल्यूम में चेंज AC है, 6 है, और वॉल्यूम में ये जो चेंज है वो AC है। और वर्क डन BC कितना हुआ? हाँ, BC में आप देख सकते हो कि BC जो है ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज लीनियर है, तो लीनियर है तो हमारे लिए फायदा हो गया। यहाँ पर प्रेशर जो है हम एवरेज ले लेंगे,
यहाँ पर प्रेशर जो है सो हम एवरेज लेंगे ड्यूरिंग BC। और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ BC, देख लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम है 5, यहाँ है 1, तो 1 माइनस 5, ये नेगेटिव बना रहा है, 1 माइनस 5, तो 6 टाइम्स AC। ये AC कितना है, AC यहाँ से देख लीजिए, AC ये जो है 1 से 5 तक है, एक्जैक्टली सेम है इसके बराबर, लेकिन 5 माइनस 1 है यहाँ, और ये तो 0 है। और सेकेंड BC कितना है, प्रेशर कितना है, एवरेज लेना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, 6 है, यहाँ 1 है, ये दोनों के एवरेज लेना है, और ये -4, ये कितना हो गया 24, ये हो गया 3 टाइम्स -4, नहीं 3.5 हुआ ना, 24 माइनस 14, 10 जूल। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो और मैथ आपको यूज करना है तो इस पार्ट के लिए, जहाँ पर BC के लिए मैंने जो बताया ये लीनियर है, तो जस्ट हम इसका एवरेज ले लेंगे प्रेशर, ये दोनों के जगह का प्रेशर को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और जो चेंज इन वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई किए। आप चाहो तो इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हो, इस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, और इक्वेशन निकाल के वो मेथड 3 में लिख रहा हूँ, आपको केवल थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ। वर्क डन इन AC, ये PdV है, राइट, और P क्या है, ये प्रेशर, प्रेशर के लिए हम AC का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ये जो भी आएगा, मैं आपको हाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है वो है -5V + 29/4, ये dV। और V कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V जा रहा है VB to VC, और इस सब का वैल्यू जो इसको इंटीग्रेट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए तो फाइनली वो आएगा वही 10 जूल। ऐसे भी बना सकते। तो इसको मैंने 3 तरीके से आपको बताया। पहला तरीका है कि जब भी हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी मुझे निकालना है वो y एक्सिस और x एक्सिस को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, यहाँ पर उसका डायमेंशन सेम है, इसका मतलब हमें सिंपली उसका इंटीग्रेशन करना है। या एरिया यदि क्लोज्ड है तो क्लोज्ड एरिया, यदि क्लोज्ड नहीं रहता तो एरिया बिटवीन x एक्सिस और वो कर्व के बीच का जो एरिया है, एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, यदि वो क्लोज्ड है तो इनक्लोज्ड एरिया। इस केस में क्लोज्ड है, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो इनक्लोज्ड एरिया है उसी को निकालते हैं। वो एक ट्रायंगल है, वो 10 जूल आया, और प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना होगा। तो PV डायग्राम में क्लॉकवाइज जो है सो प्लस देता है और एंटी क्लॉकवाइज माइनस देता है, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये था कि आप अलग अलग प्रोसेसेस CA, AB और BC में निकाल लें। CA में तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पता है। AB में तो 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ। BC में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है लेकिन प्रेशर लीनियर है, लीनियरली चेंज हो रहा है। जब भी कोई चीज़ लीनियर चेंज होता है तो आप उसका एवरेज लेके काम चला सकते हैं। तो ये C और B पर जो प्रेशर है उसका ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में मिल गया। उस एवरेज को हम ये जो डिफरेंस है वॉल्यूम में उससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। और तीसरा है कि इस इक्वेशन, इस पार्ट के लिए केवल CA के लिए, इसके जगह पर आप उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो मैंने थर्ड में बताया। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन, डायमेंशन दोनों का सेम है और उसका कंडक्टिविटी अलग अलग है, एक का 1K है, एक का 2K है। कैन बी अरेंज्ड ईदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1, ये फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन 1 है और सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन 2 है, एज शोन इन द फिगर। वन ऑफ द blocks has thermal conductivity K and another is 2K. The temperature difference between the ends along the x-axis, ये x-axis है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 θ2 वो दोनों का सेम है, θ1 minus θ2 is same in both of the cases. It takes 9 seconds to transport a certain amount of heat from the hot end to the cold end. मान लेते हैं θ1 जो है सो ज़्यादा है तो हॉट एंड लेफ्ट में है और राइट एंड जो है सो कोल्ड है। तो हॉट एंड लेफ्ट टू राइट में हीट को कंडक्ट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको कंडक्ट करने के लिए 9 सेकंड का टाइम लगता है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में कितना लगेगा टाइम,
वही पूछ रहा था। टाइम टू ट्रांसपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द कन्फिगरेशन टू ईच, कितना सेकंड लगेगा। देखिए इसमें जो थर्मल कंडक्शन होता है उसको हम लिखते हैं dq बाई dt, और ए जो है सो प्रोपोर्शनल होता है k a बाई l और θ1 माइनस θ2। इसको हम लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2 बाई r। r जो है सो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये जो है सो करंट की तरह, ये करंट हो गया। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। I इज इक्वल टू V बाई आर, ये वोल्टेज है, चेंज इन पोटेंशियल, एक करंट है। यहाँ पर करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट ना होके हीट करंट है, और ये रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है। और थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया, थर्मल रेजिस्टेंस आया L बाई के ए, ये वाला क्वांटिटी इसको उल्टा में है, ये थर्मल रेजिस्टेंस आया। तो दो कॉन्फ़िगरेशन हमारा है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में इक्विवेलेंट, आप देखिए दोनों सीरीज में है। ये दो जो ब्लॉक्स है वो सीरीज में है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में ब्लॉक ये है पैरेलल है। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 2, ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली R1 प्लस R2, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे कितना है, इसको मान लेते हैं L है, ए भी L है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को A मान लेंगे, तो L बाय के ए, L बाय के ए, ये पहला वाला। दूसरा के लिए भी L बाय के की जगह 2K है। अब जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसका केवल थर्मल कंडक्टिविटी डबल है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 3L बाय 2KA, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R1 की जगह पे क्या लिखे, L बाय KA और L बाय 2KA, नीचे में ऐड करना है। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, जो आ रहा है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, L बाय KA प्लस L बाय 2KA, दो यहाँ दो यहाँ, नीचे में आ गया 3L बाय 2KA, और इधर आ गया L बाय KA टाइम्स L बाय 2KA, L बाय 2KA कट गया L बाय 2KA से, तो बच गया L बाय KA और नीचे में 3, L बाय 3KA। तो ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इस केस में और इस केस में पता चल गया। अब हम फिर चलते हैं थर्मल कंडक्शंस पर। ये डेल्टा Q बाय डेल्टा T, इसको हम क्या लिखते थे, पहले लिखे थे θ1 माइनस θ2 बाय R। तो ये टाइम जो लग रहा है, इस टाइम को निकाले हम डेल्टा T, तो कितना आ रहा है, R टाइम्स डेल्टा Q बाय θ1 माइनस θ2। तो ये जो टाइम लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें देखिए कांस्टेंट है। ये अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज कांस्टेंट, ये टेम्परेचर डिफरेंस ये भी कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल है वो R है, तो ये प्रोपोर्शनल हुआ R के। टाइम जो है R के प्रोपोर्शनल है, R यदि डबल हो गया होगा तो टाइम डबल लगेगा, R यदि हाफ हो गया होगा तो टाइम हाफ लगेगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट केस का टाइम, सेकेंड केस का टाइम, दोनों का रेशियो लेते हैं। तो फर्स्ट केस का थर्मल कंडक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंड केस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट केस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 3L बाय 2KA, 3L बाय 2KA, और सेकेंड केस का L बाय 3KA, L बाय 3KA। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 बाय 2 L KA, L बाय 3KA, KA L चला गया, KA L चला गया, 9 बाय 4 आया। तो सेकेंड केस में हमें कितना टाइम लगेगा, डेल T सेकेंड इजकल टू 4 बाय 9 टाइम्स डेल T1। और फर्स्ट केस में कितना टाइम बोला था, देखना पड़ेगा, भूल गए,
इट टेक्स 9 सेकेंड, इट टेक्स 9 सेकेंड। तो सेकेंड केस में आ गया इतना टाइम 4 सेकेंड। सेकेंड केस में ये अब जो है सो कम टाइम लगेगा 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कुछ गड़बड़ है। और ये L/3 की ये 4 कैसे हो गया, 3/2 यहाँ है तो 3 × 3 9/8 2 है, 4 नहीं है, तो यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, ये 4 ना होके 2 है, तो ये हो गया 2/9 2/9 तो 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ आई। जो यहाँ दिखा रहा है ये एंगल जो है सो आई है। It emerges finally parallel to the surface of the water when the value of mu g would be, इधर से निकलता है। यहाँ वाटर है, देखिए ग्लास है, ग्लास से पानी वाटर में गया, ये थोड़ा रिफ्रैक्ट किया और फिर वाटर से जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट क्रिटिकल है, उसका क्रिटिकल एंगल जैसे काम कर रहा है, जिस सरफेस से निकल जा रहा है। हमें बताना है कि यहाँ पर ए एंगल कितना होगा, आई और म्यू के बीच में क्या रिलेशन है, म्यू जी जो है सो कितना होगा। तो म्यू जी जो है सो यदि एक हमारे पास होता है केवल ग्लास, यहाँ पर मान लीजिए ग्लास होता है और ये एयर होता है, और इस ग्लास पर जो है सो हम एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई देते और ये इधर से निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि आई कितना है, साइन आई, यही आई साइन आई जो साइन थीटा सी है जो कि 1/μ होता है। सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा। ये मैटर नहीं करता है कि इस ग्लास के बाद में कोई दूसरा मटेरियल आया या नहीं आया। जैसे ये एयर इंटरफेस आया तो ये ग्लास और एयर का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर जो म्यू है, यहाँ पर दिया हुआ है म्यू जी, वो निकालना है म्यू जी, वो हो जाएगा साइन, यहाँ से साइन आई या साइन थीटा सी जो भी कहें। तो इस केस में हम सिंपली यहीं से कह सकते हैं कि ये 1/sin आई आएगा म्यू यहाँ से देख के। वैसे अभी डिटेल्स में हम आपको बता देते हैं कि कैसे आता है। आप स्नेल्स लॉ लगाइए इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन आई टाइम्स म्यू जी इक्वल टू इधर साइन आर टाइम्स म्यू वाटर। यहां पर लगाते हैं दूसरा सरफेस पे, तो म्यू वाटर टाइम्स साइन, साइन क्या, ये आर है तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये एयर है, एयर का रिफ्लेक्ट इंडेक्स 1 साइन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से गया है। ये दोनों कट गए तो इधर क्या आ गया, म्यू जी साइन आई इक्वल टू ये 1 है, तो यहां से आपको मिल गया म्यू जी इक्वल टू 1/sin आई। यही आपका आंसर मैंने लिया। अब यहाँ पर देखिए इसके, यहाँ पर एक ही मीडियम था, यदि एक से ज़्यादा मीडियम होता, मतलब बहुत सारे मीडियम रहते 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, और उसके बाद मान लीजिए एक तो मीडियम यहाँ पर कोई है जहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट किया कोई एंगल आई से, और उसके बाद में इधर से घूम फिर के जैसे भी इसको मर्जी है जाने दीजिए, जैसे जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन लास्ट में यहाँ पर यदि कोई लास्ट में ये यदि इस तरह से निकल जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो क्रिटिकल वैल्यू है वैसे निकल जाता है लास्ट में, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसका यदि म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई 1/sin आई, ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। मतलब कि ये क्या होता है, साइन थीटा से ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है, ये आई जो है सो बन जाएगा क्रिटिकल एंगल। किसके लिए, और ये मीडियम, मीडियम 1 टू ये लास्ट वाला मीडियम, लास्ट, इसको फर्स्ट कहे इसको लास्ट कहते हैं, फॉर मीडियम फर्स्ट टू लास्ट। इसको डायरेक्शन दिखा दे, और इसको भी यदि आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, स्नेल्स लॉ लगाते जाना है हर एक जगह पर, जैसे हम 2 जगह लगाए वैसे आप स्नेल्स लॉ लगाइए। ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, और मेरा फिगर काफी खराब बन रहा है,
ये इतना तो नहीं करेगा टिल्ट, इसको कुछ वैसे रहता। तो आप यदि इसको बनाते चले जाओगे, इधर नहीं जा सकता, ये थोड़ा फिगर गलत है यहाँ पर। तो उस तरह से आपको फाइनली यही मिलेगा। तो कोई मैटर नहीं करता कि बीच में कितने मीडियम हैं, यदि फाइनली वो क्रिटिकल एंगल को दिखा रहा है, उसका प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इधर से निकल रहा है, तो हमें लिखना है सिंपली साइन आई, जो कि हो गया साइन थीटा सी, इक्वल टू 1 बाय म्यू। म्यू किसका? जिस मीडियम से चला है, फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट मीडियम, लास्ट मीडियम। और इस केस में फर्स्ट मीडियम क्या है? फर्स्ट मीडियम है म्यू जी, ग्लास है, और लास्ट मीडियम है एयर। और म्यू जी एयर को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू एयर विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग। ये म्यू एयर तो 1 हो गया, तो इसको म्यू बाय 1 बाय म्यू जी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि एक मीडियम रहे यहाँ पर, जैसे कि ग्लास है, एयर है, यहाँ इसकी एयर आने से पहले कोई बहुत सारा मीडियम रहे, और जैसे कि लास्ट में जो मीडियम है एयर ही नहीं, कुछ और भी मीडियम हो सकता है। यदि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल वैल्यू दिखाता है, तो ये आई साइन आई जो है सो साइन थीटा सी बन जाता है, ये दोनों मीडियम के लिए। इस केस में म्यू और एयर के लिए दिखा रहा है, जहाँ पे म्यू दिखा रहा है, ये म्यू, ये एयर है। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल। यहाँ पर पिन होल है, जस्ट एक ही जगह एक ही लाइट जा सकता है। मैंने आप सोच सकते हो कि एक ही रे का जो लाइट का रे है वही पास कर सकता है। द टॉप एंड ऑफ द ए थिंक रॉड ऑफ हाइट एच, ये हाइट रॉड है और इसका हाइट एच है, इसका टॉप को देख सकता है स्पिन होल से। इसमें कोई पानी नहीं है शुरू में। एज प्लेस्ड इन द एज शोन इन द फिगर, द बीकर हाइट इज 3h दिखाया हुआ है, बीकर का हाइट 3h है एंड इट्स रेडियस इज h, तो ये डायमीटर दिखा रहा है 2h है। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड अप टू हाइट 2h, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 हम इधर बनाते हैं। ये मान लीजिए 3h है और ये यहाँ से दिख रहा है ना, ये 1h है, ये रहा, ऐसे निकल गया, मान लीजिए इस होल से निकल गया। ये है यहाँ पर h और ये 3h है, ये 2h यहाँ पर हुआ कहीं, एक h ये हुआ, एक h ये हुआ, राइट। और ठीक है, इसको अभी देख रहा है। अब इसमें पानी भरती है यहाँ तक। अब बोल रहा है पानी भरने के बाद में वो उसे बॉटम को देख पाता है, ये देख पाता है। इसका मतलब है यहाँ से ये बॉटम से यदि कोई लाइट यहाँ पर आएगा तो ये सीधे ऐसे चला जाएगा। ये लाइट इधर से गया, ये चला गया ऐसे। जब ये खाली था तो लाइट यहाँ से जा रहा था जो सीधे निकल गया। अब ये वाला जो है सो नहीं देखेगा, वो इसको देखेगा, बॉटम को यहाँ देखेगा। मतलब ये जो लाइट आ रहा है वो उधर जा रहा है, ये लाइट जा रहा है सो कहीं और चला जाएगा इधर। अब ये लाइट जो है इसको नहीं देखेगा टॉप को, वो बॉटम को देखेगा। और कहाँ से देखेगा आता हुआ? यहाँ से। देखिए इधर से लाइट गया और इधर टर्न हो गया, तो लग रहा है कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है। इसका नाम हम दे देते हैं O A, इसको B, ठीक है। तो उसने सवाल पूछा है कि he can see the lower end of the rod, then the refractive index of liquid is, वाटर नहीं लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, डेंसिटी नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये बताना है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओके, इनिशियली इसका जो हाइट है यहाँ से जो देख रहा है, राइट, वो है हाइट h यहाँ से, और यहाँ से 3h है। बाद में ये हाइट बन गया 2h इसका। ऐसे कर सकते हो कि अपरेंट हाइट देखिए, शुरू में ये इसको देख रहा था, अब ये इसको देख पा रहा है। लेकिन वो फार्मूला नहीं चलेगा। जैसे होता है ना, ग्लास में आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका हाइट जो है, मान लीजिए इसका वेट t है, तो कहाँ, यदि ऊपर से आप देखोगे इसे तो कहाँ दिखेगा? ये यहाँ पर दिखेगा। और ये कितना होता है? t बाई म्यू होता है। क्या वही फार्मूला यहाँ लगा लें कि ये हाइट जो है सो इतना कम हो गया है? वो आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है, एपेरेंट हाइट या डेप्थ,
एपरेंट डेप्थ जो है इक्वल टू रियल डेप्थ बाय मीन। ये फार्मूला होल्ड करता है यदि आप नॉर्मल व्यू है उसके लिए, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो तो उसके लिए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट है, ये 0 के करीबन नहीं है, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें क्या लगाना होगा, हमें स्नेल्स लॉ लगाना होगा और ज्योमेट्री लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में पहले फर्स्ट केस में यहाँ पर देख लेते हैं, वो जो एंगल वगैरह है वो निकाल लेते हैं। ये h है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2h, और ये भी है 2h। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों साइड सेम है, तो ये 45 डिग्री करके हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ से जो लाइन हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये भी h होगा हमारा, होगा ये h है, इधर h है क्योंकि 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये h है, ये भी h है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल गया कि ये एंगल 45 डिग्री है। लेकिन अब जो यहाँ से लाइट चला, ये इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पूरा गंदा हो गया ना, फिर से बनाता है। ये तो नॉर्मल है, पुराने वाला लाइट है, और यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं। ये है, इधर से लाइट गया और इधर टर्न ले लिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, वही एंगल आई यहाँ पर होगा। दूसरा कलर करते हैं, ये एंगल आई, ये एंगल आई, तो tan i कितना होगा निकालते हैं। tan i, ये हमारा tan i है, या ये tan i है, जो भी लेना है ले सकते हैं। ये tan i कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर जो कि h है, और ये हाइट कितना है 2h। पानी 2h तक ही बोला है उसने, पानी जो है पानी या लिक्विड जो भी है 2h तक डाला है, तो h डिवाइडेड बाई 2h मतलब 1/2। तो साइन आई कितना होगा, साइन आई निकाल लेते हैं क्योंकि हम स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। साइन आई हो गया 1/√5। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर, स्नेल्स लॉ में क्या आएगा, म्यू लिक्विड का टाइम्स साइन आई इक्वल टू, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, पहले ही पता है ना, ये 45 डिग्री है। यहाँ से देखिए 45 है तो ये भी 45 होना है, ये 45 तो ये भी 45, ये एंगल 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में पता है, और हवा में निकल गया, हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 साइन 45 डिग्री। तो म्यू लिक्विड यहाँ से पता चल गया, साइन 45 डिग्री बाय साइन आई, जो वैल्यू आया वही आपका आंसर है। साइन 45 1/√2 टाइम्स साइन आई 1/√5 √5/2। कोई ऑप्शन है, हाँ √5/2, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर है। तो इसको कैसे बनाएं, सबसे पहले का ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप ये फार्मूला एपरेंट डेप्थ इक्वल टू ओरिजिनल डेप्थ बाय म्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो 0 डिग्री के आसपास नहीं है। आप देखिए यदि इस फिगर में यहाँ पर ये वाला हाइट h है, तो ये हाइट 2h हुआ, और ये भी 2h हो गया टोटल। तो इस टोटल में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी पता चल गया कि दोनों 45 डिग्री करके हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में जो है वो 45 डिग्री है, तो हम नहीं लगा सकते ये फार्मूला। उसके बाद में अब जब यहाँ पर 2h तक पानी डाल दिया है, तो ये दिखाई पड़ रहा है उसे, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ आने के बाद इस तरह से बेंड हो रहा है कि इधर से निकल रहा है, तो उसे लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। तो ये आई जो है सो मैंने tan i निकाल लिया, जो कि आया 1/2, और तब साइन आई निकाल लिया, और स्नेल्स लॉ सिंपली यहाँ पे लगा दिया, साइन आई टाइम्स म्यू एल इक्वल टू साइन 45 डिग्री टाइम्स म्यू, इधर एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वो लिख दिया, और यहाँ से हमें म्यू एल का वैल्यू निकल आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एज शोन इन द फिगर। सब जो है सो
मान लेते हैं कि इसका आर आर स्मॉल आर करके सबका इक्वल रेजिस्टेंस है। अब ये बोल रहा है कि देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन विच टू पॉइंट्स, पी क्यू के बीच में होगा, पी आर के बीच में होगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप निकाल लीजिए, उतना दिमाग नहीं लगाना। यदि आप लगाना चाहते हो दिमाग तो भी कर सकते हो कि देख सकते हो कि पी और क्यू के बीच में ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पी और क्यू के बीच में आर एक तरफ है और ए सभी एक तरफ है, मैंने पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा है उससे भी थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये r/3 और ये r/2, ऑलमोस्ट r हो गया, r/3 प्लस r/2, सो ऑलमोस्ट r है। तो r करके ये यहाँ पर r के करीबन आ रहा है। यदि p और q r के बीच में आप देखोगे तो ये आएगा, इधर वन तरफ है r/3 और इधर है r/2 प्लस r, सो 1.5r। वो एक तरफ है 1.5r और एक तरफ है r/3, सो 0.33r। अब इसका वैल्यू जो है 0.33 से भी कम होगा। फर्स्ट केस में पॉइंट r आ रहा था, तो देखिए यहाँ पर कम आ गया क्योंकि ये सब बहुत छोटा हो गया, एक तरफ बहुत छोटा हो गया। हमें दो ठो पैरेलल नजर आ रहा है, ये दो ठो पैरेलल में देख लीजिए। ये यदि R1 है, ये R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों से ही छोटा होगा, जो छोटा है उससे भी छोटा होगा। तो इस केस में ये r/3 0.33 है, ये इससे भी छोटा आना है। इस केस में देखें QR में ये कितना है 0.5r, और इधर जो है सो तो जोड़ के r प्लस 0.33, सो 1.3r, 1.33r देख सकते हो। तो इसमें कौन छोटा है, ये छोटा है, 0.5 से भी छोटा होगा। लेकिन इस केस में एक तरफ r है और एक तरफ कितना है, ये 0.3 और 0.3 लिखा नहीं, और ये है 0.5, मतलब एक तरफ r है एक तरफ 0.83r है, तो छोटा होगा, इससे भी थोड़ा छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा किस केस में आ रहा है, इसी केस में आ रहा है, PQ के केस में आ रहा है। अभी मैंने जो कुछ भी बताया वो शायद आपकी समझ में नहीं आया हो, तो हम क्या करते हैं कि हम आपके लिए तीनों केसेस निकाल लेते हैं, उसमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। केस 1 PQ के लिए RPQ निकाल रहे हैं, ठीक है। RPQ में क्या है, R ये जो है सो पैरेलल है किसके साथ, ये तीनों मिलकर कितना हो गया r/3 प्लस ये दोनों मिलकर कितना हो गया r/2, और ये दोनों पैरेलल है तो इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 5r/6, 5r/6। पैरेलल का मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं। कितना आया 5r²/6 टाइम्स 11r/6, तो ये आ गया 5r/11। ठीक है, ये फर्स्ट केस का देख लिया 5r/11, ये ऑलमोस्ट कितना है 0.5r के करीब है, जो भी है कितना है। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में हम r निकाल रहे हैं दूसरा कोई पॉइंट के बीच में, QR के बीच में। इसमें एक तरफ जो है सो r का पैरेलल में है, तो ये हो गया r/2, और ये पैरेलल है ये दोनों के साथ में, ये दोनों सीरीज में है। एक तरफ r/3 है एक तरफ r है, एक तरफ r है एक तरफ r/3 है। ये हो गया r/2 पैरेलल 4r/3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे पैरेलल में है तो, और फिर ऐड करेंगे। ये हो गया 2r²/3 टाइम्स इधर हो गया 3 8 11r 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/11 यार, ये आया इतना सेकेंड केस में। थर्ड में निकाल लेते हैं, इसको निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड में जो है सो PR के बीच में है, PR के बीच में है। एक तरफ क्या है ये r/3
ये पैरेलल है, ये दोनों के साथ में एक तरफ r है, एक तरफ r/2 है, एक तरफ r है, एक तरफ r/2 है, मतलब r/3 पैरेलल 3r/2, r/3 एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार ऐड करते हैं, ये 3 चला गया, r² 2 टाइम्स 3 3 9 2 11 r/6 ये हो गया 3r/11। तो देखिए 3 तो हमारे पास अब जो है, देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में 11 है, 3r 4r और यहाँ पर 5r, सबसे ज़्यादा यही है 5r P एंड Q के बीच में, ऑप्शन नंबर 1। यही बात मैं यहाँ बता रहा था कि यदि हम PQ की बीच में लेते हैं तो एक तरफ R है जो पैरेलल में है ये दोनों के साथ में, और ये कितना हुआ 0.33, जस्ट बोलिए 0.33 और ये 0.5, सो 0.83, R और 0.83 एक तरफ है एक केस में। दूसरा केस में ये था PQ के लिए, ये दूसरा केस जो है सो PQ के बाद में QR के लिए देख रहे हैं। QR के केस में एक तरफ r/2 में 0.5r और ये जो है सो पैरेलल है ये दोनों के साथ में, एक तरफ r और एक तरफ 0.33r, 1.33r, 0.5r और 1.33r। इससे भी कम होगा, ये तो बड़ा है, इससे भी कम होगा, 0.5r से थोड़ा कम होगा, यहाँ पर जो है सो 0.83 से थोड़ा कम होगा, यहाँ पर 0.5r से थोड़ा कम होगा, और थर्ड केस में तो बहुत कम है। थर्ड केस जो है सो यहाँ दिखाया नहीं, QR के बीच में, तो QR तो हो गया, PR के लिए एक तरफ 1r/3 है और दूसरा पैरेलल है r प्लस 1.5r, r/3 से कम आएगा, ये r/3 में 0.33 से भी कम आएगा, ये 0.33 से भी कम आने वाला है। तो इस तीनों को देखकर हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ 0.5r से कम आने वाला है, 0.83 से कम आने वाला है, एक तो 0.33 से कम आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यही वाला सबसे ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ये नंबर बहुत ज़्यादा होता चला गया, इससे बड़ा वाला नंबर, जैसे इस केस में 1.33r है, यहाँ पर ये कितना था PQ, एक तरफ R है, एक तरफ R है, एक तरफ क्या लिख रहा हूँ, हाँ इधर दिखाया है ढंग से मैंने, एक तरफ R है, एक तरफ 0.83r है, R और 0.83r है। तो यदि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो ये बन जाएगा 0.83r, लेकिन जैसे जैसे उससे कम होता जाएगा ये भी नीचे गिरता जाएगा। तो ये डेंजर है कि ये हो सकता है ये दोनों एक जगह हम देख रहे हैं कि R और 0.83r है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.5r और 1.33r है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, 0.5 से बहुत नीचे नहीं गिरेगा, 0.5 से, लेकिन जो है चाहे जो भी हो 0.5 से ये कम ही रहना है, और इसको भी 0.83 से कम ही रहना है। आप सोच लीजिए यदि ये भी 0.5r हो जाता तो इसका हाफ हो जाता, तो एक डेंजर है ये, और इसमें बनाएंगे आपको तो वो डेंजर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स, ये मेटल सेल्स है, इंपॉर्टेंट है। मेटल सेल्स मतलब सारे चार्जेस जो है उसके सरफेस पे रहेंगे, अंदर में नहीं रहेंगे। ABC बना लेते हैं, ठीक है पहले, और उसका रेडियस भी दिया हुआ है ABC, और उसके ऊपर में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ए का प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है, ये सबसे छोटा है, हाँ सही बनाया। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, इस पर प्लस सिग्मा। अब पूछ रहे हैं कि द पोटेंशियल ऑफ सेल बी क्या होगा, ये जो बी है इस पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन सरफेस है, तीनों सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो हम ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एट बी पर क्या आएगा, पोटेंशियल ए की वजह से आएगा, पोटेंशियल बी की वजह से आएगा, पोटेंशियल सी की वजह से आएगा। और ए की वजह से क्या आएगा, ये देखिए ए के लिए, ए के बाहर है पॉइंट बी, तो इसके लिए ये सेल जो है सो जस्ट लाइक पॉइंट पार्टिकल काम करेगा, पॉइंट चार्ज काम करेगा। तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज, ए पर जो चार्ज है
बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है b, प्लस b के लिए, b के तो सरफेस पर ही है तो उसके लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज है बाय उसका रेडियस b, और c के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय c के लिए अंदर में है, तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल वही रहता है जो किसी भी ये जो मेटल सरफेस है जहाँ सारे चार्ज यहाँ पर या यदि मटेरियल भी हो जिस सेल हो, यहाँ पर भी सेल है, मटेरियल का भी यदि सेल हो तो अंदर में हर जगह पर जो है पोटेंशियल सेम रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और वो कितना होता है हर जगह सेम, जितना उसका सरफेस पे है वही हर जगह होता है। तो सी के लिए अंदर में हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर है, सी पर है, और सी पर होता कितना होता है सी। अब क्यू ए क्यू बी क्यू सी निकाल लेना होगा, तीनों का चार्ज दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्यू ए कितना होगा, इसका रेडियस सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, ये रेडियस दिया है 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, प्लस है माइनस प्लस है, बी पर कितना है 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा माइनस है, और सी पर कितना है 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा, यही तीनों को रख देना है वैल्यू, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, भी बी पर निकल जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हर जगह बाहर कर लेते हैं, चार्ज रखने जा रहे हैं हर जगह 4 पाई सिग्मा है, 4 पाई सिग्मा है, अब क्या बचा यहाँ पर जो है सो ए स्क्वायर उसका रेडियस स्क्वायर, और यहाँ पर उसका रेडियस ही है लेकिन उसका नहीं रेडियस है किसी और का है, तो यहाँ जो बचा फर्स्ट केस में ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय, और सेकंड केस में माइनस है, यहाँ पर वो माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, माइनस ऐसे, ये कितना है बी बी सी, बी बी सी, ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी। इसको सजा के केवल एस्थेटिक है, अब लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर है। तो इसमें करने के लिए क्या है, देखिए एक तरफ हमने जो चार्जेस निकाल लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो सरफेस एरिया लिए और उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद में बी जो प्लेट है उस पर जो पोटेंशियल पता करना है तो तीनों प्लेट की वजह से होगा, ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा, सी की वजह से होगा। बी की वजह से सरफेस पे कितना होता है जो उसका चार्ज है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, और सी की वजह से अंदर में भी हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसका सरफेस पे होता है, तो सी के लिए जो पोटेंशियल होगा वो होगा चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ सी यहाँ पर, और ए की वजह से ए तो अंदर में है, बी पॉइंट बाहर में है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेटालिक है, ये मेटालिक है, मेटल है, इसका मतलब चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, सारा चार्ज जो है सो बाहर चला आएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा जीरो होगा। अब यदि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दिखा द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो अंदर जा नहीं सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है नंबर 1, क्योंकि अंदर चला गया, 2 भी नहीं जाया गलत है, 3 भी गलत है, बचा 4, यही आपका सही है, ये इसके अंदर जा नहीं सकता, देखिए अंदर नहीं गया, यहाँ आया उसके बाद में फिर इधर से निकल रहा है, ये यहाँ पर आया तो ये रेडियली इन्वर्ट गया, इन्वर्ट नहीं किया मैंने कि उसके बाद इस पर रेडियली रहेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल हर जगह सेम है सरफेस पे, और पोटेंशियल चेंज सेम है तो पोटेंशियल क्या होता है ई डॉट डी आर,
ये सेम है। तो ई डॉट डी आर जो है ये डी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये डी भी होता है एक्चुअली ई डॉट डी आर। तो ये जीरो होने के लिए ये एंगल जो है, एंगल यहाँ पर उसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये जो है सो जीरो है, इसको जीरो बनने के लिए थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कि ये जो सरफेस पर जो हम कोई पॉइंट बना रहे हैं, ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डिस्टेंस जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस पर 90 डिग्री होकर जाएगा, वैसे 90 डिग्री होकर निकल आएगा। इधर से जाएगा या तो इधर से या तो इस रास्ते से वो बाहर चला आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो किसी भी मेटल एक कंडक्टर के अंदर में जीरो होता है, लाइन ऑफ फोर्स जा ही नहीं सकता वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हेयर पिन लाइक शेप, ये जो शेप दिख रहा है हेयर पिन के लाइक शेप जो है, as shown in the figure is made by bending a long current carrying wire. What is the magnitude of the magnetic field at the point P which lies on the center of the semicircle? यहाँ पर देखिए करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है, राइट। सो इसको कह सकते हो कि क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो भी फील्ड है उसका डायरेक्शन हर जगह सेम होगा। आप राइट हैंड रूल यूज करके भी देख सकते हैं। अपना राइट हैंड लीजिए, उसके चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखिए और उसके बाद इसे कर्ल कीजिए या पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कर्ल कीजिए। आपको जो है हर समय अपना फिंगर इनटू द प्लेन दिखेगा, इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर में जाता हुआ दिखेगा थंब, जो डायरेक्शन बताता है इसका फील्ड का। तीनों की वजह से सेम है। तो यहां से इसका डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है इधर भी आर है, इधर भी आर है। तो हमारे पास जो फील्ड आ रहा है यहाँ पर पी पर, वो 3 वजहों से आ रहा है। एक इसके वजह से, एक इसके वजह से और एक इसकी वजह से, और तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम सिंपली ऐड कर देंगे और लास्ट में हम डायरेक्शन लिख सकते हैं। डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। अब B1 कितना है, इसकी वजह से कितना है। यदि एक लॉन्ग वायर हमारे पास होता है इन्फिनिटी लॉन्ग और ये डिस्टेंस हमारा D है, तो यहाँ होता है μ0I/2πd। लेकिन लॉन्ग वायर ना होकर यदि ये फाइनाइट हो और यहाँ पर ये एंगल ये बनाए, मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर बना रहा है θ1, ये θ2, तो ये 2 बन जाएगा 4 और इधर हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2। सो फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो फील्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक तरफ तो इन्फिनिटी है, तो एक तरफ तो 90 डिग्री हो गया, 1 हो गया। दूसरा जो है सो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल यहाँ पर इसके साथ में 0 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, राइट। इससे कंपेयर कीजिए, तो एक एंगल जो है 0 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब जस्ट μ0I/4πd यही हो। तो इसके वजह से μ0I/4πd, डी की जगह पे यहाँ आर है, थर्ड की वजह से भी उतना ही है। और ये सर्किल है, पूरे सर्किल की वजह से कितना होता है, पूरे सर्किल की वजह से इसके सेंटर पर होता है μ0I/2r। हाफ सर्किल है तो हाफ हो जाएगा उसका, μ0I/2r होता है, उसका भी हाफ हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेते हैं, μ0I/4r बाहर कर लेते हैं, यहाँ बच गया 1/π, यहाँ बच गया 1, μ0I/4r, यहाँ बच गया 1/π, तो आ गया μ0I/4r, इधर हो गया 2/π प्लस 1। तो सिंप्लीफाई कीजिए ताकि आंसर यहां से मिले। μ0I/4πr, इधर 2 प्लस पाई, μ0I/4πr 2 प्लस पाई, 4πr, ए ऑप्शन नंबर 2, μ0I/4πr 2 प्लस पाई, यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें तो आपको फर्स्ट 2 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक लॉन्ग वायर की वजह से जो फार्मूला है, एक्चुअली फाइनाइट लेंथ की वजह से जो फार्मूला है μ0I/4πd टाइम्स ये दोनों एंगल का साइन, इंडिविजुअली उसको ऐड करेंगे। यदि ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाते, 90 डिग्री हो जाता, नहीं इन्फिनिटी चला जाता, तो 1 + 1 2 और यहाँ पर 2 कट के μ0I/2πd होता है। और सर्किल की वजह से μ0I/2r है, ये आधा सर्किल है तो उसके लिए आधा हो जाएगा। तीनों को लिख के, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह सेम है, तो हम लास्ट में डायरेक्शन यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यूनिफॉर्म बट टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बीटी। ये जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह सेम है, जो भी फील्ड है हर जगह उतना ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है यहाँ पर फील्ड कम है, वही यूनिफॉर्म कहने का मतलब। लेकिन टाइम के साथ वो वैल्यू चेंज कर रहा है, और जो वैल्यू चेंज कर रहा है हर जगह चेंज कर रहा है। यहाँ पर यदि 1 है तो हर जगह 1 है एट सम पर्टिकुलर टाइम। यदि यहाँ पर 10 है सम अदर पर्टिकुलर टाइम तो हर जगह 10 है। एग्जिट इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए, ये रेडियस एरिया हुआ यहाँ पर मिल रहा है। इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन जो है उसके अंदर जा रहा है, ये तो सिंबल ही है मैग्नेटिक फील्ड का दिखाता है, अंदर जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुआ है एट पॉइंट पी पर, वो एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन, वो कैसे वैरी करेगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या बोल रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। ये कहाँ से आता है, ये आता है एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर्स लॉ से आता है। एम्पियर लॉ कहता है कि ये देखिए हम साइन यूज कर रहे हैं, ये जो है सो एक क्लोज सर्किल है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम एक सर्किल बना रहे हैं, ये सिमेट्रिकल है। ये जो सर्किल देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन से, वो सिमेट्रिकल है इससे। इसका मतलब हर एक जगह पर ई का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो वो ई को हम डी आर इसी लाइन में, इसी पाथ में जो है सर्किल में हम चलेंगे इस डायरेक्शन में। हर एक जगह डायरेक्शन भी क्या है इधर है इसका, इसी प्लेन में डायरेक्शन है। और इससे इस पहले रिलेशन लिखते हैं इसको, ये होता है dB by dt टाइम ds। यहां पर मैंने जो लिखा है ये पूरा 3D नहीं है, ये 2D के बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आप रख लीजिए, ये 2D के लिए काम कर रहा है, 3D के लिए नहीं। तो ये dB by dt जो देख रहे हैं ds में, एक हमारे पास सर्कुलर रीजन है, एक सर्किल है, और सर्किल में ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और हम उसका फ्लक्स निकाल रहे हैं। ये जो भी B डॉट ds जो है फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, ये B जो है फ्लक्स होता है B डॉट ds, राइट। ये इसमें जो चेंज आ रहा है वो हम निकाल रहे हैं। ये फ्लक्स हुआ और फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। ये दोनों रिलेटेड है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला से हम यूज करके इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हर जगह सेम है, ए ई डॉट 4πr² आया, नहीं 4πr² कैसे होगा, इस स्फीयर थोड़ी है, ये सर्किल है, तो इसका रेडियस है 2πr। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हुआ, dB by dt, ये तो फिक्स्ड है। और ये एरिया कितना है, पाई a²। तो E कितना आ गया, E आ गया dB by dt, पाई तो चला गया इधर से, a² by 2r। तो कैसे वैरी कर रहा है E के साथ में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर 2। ये तब हो रहा है जब बाहर में, यहां दिखा दिया है बाहर में पॉइंट है। मान लीजिए ये क्वेश्चन न पूछिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछिए कि हमारा जो पॉइंट है वो अंदर में है, यहां पर है पॉइंट, तो क्या करते, तो सेम फार्मूला लगाते, P इज इनसाइड फील्ड, तो हम फिर वही फार्मूला लगाते, E डॉट डी आर dB by dt डॉट ds, और ये तो सेम है, हर जगह सेम है। लेकिन यहाँ पे ds कितना लेते हैं, यहाँ पर हम अब जो सर्किल ले रहे हैं वो ए सर्किल लेते हैं। फिलहाल ये सर्किल लिए ना, ये बड़ा वाला जो सर्किल है, यहाँ पर बिग सर्किल। लेकिन अब जो केस में हम चल रहे हैं वहाँ स्मॉल सर्किल चलेंगे। तो ये हो जाता पाई r², पाई a² नहीं, फील्ड यहाँ तक है लेकिन हम केवल यही कंसीडर करेंगे। इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इतना है। और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सिमेट्रिक वजह से सेम है,
और तब 2 पाई आर लिखते हैं। अब 2 पाई आर है तो 2 पाई आर से ये पाई आर कट गया, यहाँ कितना आ गया 1/2 आर आ गया, राइट। तो ई आ गया हमारे पास dv बाई डी टी 1/2 और एक आर भी है ए आर। तो यहाँ पर ई जो है सो प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है इसलिए 1/r। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है विथ हाफ लाइफ टाइम टी डिकेज इनटू न्यूक्लियस बी। ये जो है वो टूट जा रहा है 15 बी पर। एट टी इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस बी। टी इक्वल टू 0 पर जो है जितना भी पार्टिकल्स है वो मान लीजिए ए है वो n0 है और बी कितना है, कुछ भी नहीं, 0। आफ्टर सम टाइम टी इक्वल टू टी पर क्या हुआ, वो बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए। नंबर ऑफ बी पार्टिकल और नंबर ऑफ ए पार्टिकल का रेशियो है 0.3। ये बी पार्टिकल कितना है, टोटल पार्टिकल कितना है, टोटल पार्टिकल n0 जो है वो होगा na प्लस nb। शुरू में था n0, वो पूरा का पूरा a था, बाद में थोड़ा सा a जो है b में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों का जो सम है एट एनी टाइम और ऑल टाइम ये जो है n0 ही रहेगा। तो यहाँ से nb के वैल्यू निकाल ले सकते हैं, n0 माइनस na बाय na इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से आया n0 बाय na इक्वल टू 1.3, या फिर इसको हम रिवर्स कर दें na बाय n0 इक्वल टू 1/1.3। पूछा क्या है, टी इज गिवन बाय, वो कौन सा टाइम है जब ये रेशियो nb बाय na 0.3 हो जाता है। तो n कैसे वैरी करता है, na जो है वो वैरी कर रहा है ना, कैसे वैरी कर रहा है, शुरू में n0 है और a माइनस लैम्डा ये इस तरह से वैरी करता है। आप जानते हो कि इसका जो चेंज होने का रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा है। इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार, ये आ जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर टाइम टी में na का वैल्यू कितना होगा, na ये टी इक्वल टू 0 पर शुरू में था और ये लैम्डा जो है सो रिलेटेड है हाफ लाइफ टाइम से, ln/2 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम। ये हाफ लाइफ टाइम टी दिया हुआ है वही हम लिखें, यहाँ पर ऐसे रिलेटेड है। na कितना है अभी जिस टाइम में मुझे पता करना है उस टाइम में na कितना है, na जो है n0 बाय 1.3 है, n0 बाय 1.3 है। ये हो गया n0 और इधर हो गया f। लैम्डा का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं ln2 बाय t टाइम्स टी। ये t मुझे बताना है, ये n0 खत्म हो गया, इसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ का पावर जो प्लस बन गया t ln2 बाय t। इधर लॉन ले लेते हैं 1.3, तो ये एक्सपोनेंशियल जो है सो खत्म हो गया t, और t जो हमें पूछा गया है वो पता हो गया, t इक्वल टू t टाइम्स ln 1.3 बाय ln2। ये आपका आंसर हो गया, t टाइम्स ln 1.3 बाय ln2, t इक्वल टू t टाइम्स ln 1.3 बाय ln2, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको इस तरह से बना लिए। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर na जो है सो n0 है और nb कुछ भी नहीं है। कोई पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t पर nb और na का रेशियो 0.3 है, ये वो टाइम क्या है मुझे बताना है। तो nb को लिख सकते हैं na n0 जो टोटल टाइम्स है माइनस na, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n0 बाय na इसको 1.3 आता है, तो na बाय n0 को 1/1.3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव का एक ही इक्वेशन है वो मेन इक्वेशन यूज करते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम टी na कितना होगा n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। लैम्डा को जो है सो हाफ लाइफ टाइम के टर्म में लिख दिए और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए तो टाइम जो है सो हमें मिल गया टी जो कि हाफ लाइफ टाइम है टाइम्स ln 1.3 बाय ln2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।